चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स थर्ड पेपर का हमारा नाम आता है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हालांकि अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर भी चल रहा है, कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, वो भी हम साथ साथ कवर कराते रहेंगे। साथ साथ हमारा थर्ड पेपर भी चलता रहेगा और इसके कंप्लीट करने के बाद हम सेकेंड पेपर स्टार्ट कर देंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर चलिए देखते हैं, इसका जो पहला यूनिट आता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड। हम फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, एक तरफ से सभी चैप्टर्स कराने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है, मतलब फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर जो आता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन, मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ लीजिए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। सेमीकंडक्टर हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। हम टोटल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालेंगे कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर तो सभी को पता होगा कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर इज सिंपल, जिसमें रेजिस्टिविटी कम हो एंड कंडक्टिविटी ज्यादा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। मतलब किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को हम कंडक्टर बोल सकते हैं यदि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। लिख सकते हैं इसमें, इन कंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं कंडक्टर में, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होते हैं और थोड़ी सी एनर्जी पाने के कारण, थोड़ा सा ही टेम्परेचर पाने के कारण एट ए रूम टेम्परेचर ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब आप बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें, और फ्री इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता होती है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन कई ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। मतलब इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एंड रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होती है, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एंड रेजिस्टिविटी कम होती है। ये मोर होता है, कंडक्टिविटी मोर एंड रेजिस्टिविटी लेस। ऐसा पदार्थ बोलेंगे जिसमें रेजिस्टिविटी कम हो एंड कंडक्टिविटी ज्यादा। सिंपल सा बात है कि अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तभी ज्यादा होगी। तो इसमें जो होते हैं कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम होती है एंड कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से कम टेम्परेचर पर मूव कर पाएंगे, फ्री हो पाएंगे। तो लिखेंगे 10 एट लो टेम्परेचर, मतलब हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड एंड एक्ट एज चार्ज कैरियर, और चार्ज कैरियर के रूप में ये कार्य करने लगता है। मतलब कम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जिससे लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, विद्युत धारा होगा वो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट होने लगेगा। चार्ज को कैरी कर रहा है कि नहीं कैरी कर रहा है? कैरी कर रहा है, मतलब एक चार्ज कैरियर के रूप में ये कार्य करने लगते हैं। समझ में आया सबको? बोलो समझ में आया? अगर हम इसकी क्लियरली डिफिनीशन देना चाहें तो दो substance which have their incomplete outer orbit initially
known as conductors। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल ना हो, वो आउटर मोस्ट शेल में कि विच हैव देयर इनकम्प्लीट आउटर ऑर्बिट इनिशियली, मतलब प्रारंभ में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिल ना हो, वो इनकम्प्लीट हो, वो हमारे कहलाएंगे कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिसमें यदि इनकम्प्लीटली आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, उनके कंप्लीटली फिल्ड ना हो, तो वो हमारे कहलाएंगे कंडक्टर्स। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनके पास हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है इसमें, एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हीट भी प्रोड्यूस करा जा सकता है इसमें। कैसे? जिसे आप लोहे की रॉड लेते हो, एक तरफ से हीट करो, दूसरी तरफ हीट हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी। बट ऐसा लकड़ी में नहीं होता, वुड में नहीं होता, प्लास्टिक में नहीं होता, क्योंकि वो इंसुलेटर है। इसलिए ये हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखेंगे। फर्स्ट में कंडक्टर्स हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा क्या है? इन स्टडी स्टेट, जब ये स्थिर अवस्था में होता है, कंडक्टर्स यदि स्थिर अवस्था में है, स्टडी स्टेट में है, तो ये ओम के नियम का पालन करता है, इट ओबे ओम्स लॉ, ये चीज याद रखेंगे। इन स्टडी स्टेट कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ। कंडक्टर जो होते हैं ओम लॉ को फॉलो करते हैं, ओम लॉ को ओबे करते हैं, पालन करते हैं ओम्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखेंगे, इसी में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ओम का नियम क्या कहता है? करंट डेंसिटी के अनुसार हम बता सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी J is directly proportional to the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, कैपिटल E। मतलब जो J होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक, समझ में आया? सिग्मा यहां पर क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, वेयर सिग्मा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आपने क्लास 12th में 5th चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 12th के चैप्टर में आप जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो के बारे में पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा के बारे में बताया जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो की अगर बात करते थे वहां पर, तो आप यहां पर सिंपल बता सकते थे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता था दैट इज E/J। किसी भी वैद्युत चालक में वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे, एंड इसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था हमारा विशिष्ट चालकता, मतलब सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। जब वैल्यू रखते थे तो 1/ρ की वैल्यू E/J, जे हमारा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा J/E, और वैल्यू आएगी सिग्मा की, तो यहाँ पर J की वैल्यू आएगी सिग्मा E, यही वैल्यू। समझ में आ क्लियर होता है सबको? अगला पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट देख लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कंडक्टर्स है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर
कोएफिशिएंट। अब इसका मतलब समझना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम डिस्टिंक्शन भी दिखाएंगे, दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में अंतर क्या क्या होते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं, कंडक्टर्स की टेम्परेचर यदि बढ़ाओ तो उनका कंडक्टिविटी लो होने लगती है, ये चीज याद रखना। बट सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर केस में ऐसा नहीं होता। कोई आप लोहा ले लो, उसमें आप जितना धारा प्रवाहित कर सकते हो, यदि गर्म लोहे ले लीजिए और एक ठंडा लोहा ले लीजिए तो ठंडे लोहे में वो ज्यादा धारा प्रवाहित होगी अपेक्षा गर्म लोहे की। मतलब टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है, ये कंडक्टर के कंडीशन में। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे या फिर अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो वहां पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ाने। बट इसमें ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जस्ट में कंडक्टिविटी घटती आती है, ये कंडक्टर के केस में है। एंड फोर्थ लॉ क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, कंडक्टर्स ओबे, ये जो कंडक्टर होता है ये विडमैन फ्रेंज लॉ के को भी फॉलो करता है। विडमैन फ्रेंज लॉ, ये जो कंडक्टर होता है ये विडमैन फ्रेंज लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब ओम्स के नियम को भी पालन करता है जब ये स्टेडी स्टेट में हो। और जितने भी कंडक्टर्स होते हैं सब विडमैन फ्रेंज लॉ के नियम के पालन करते हैं। अब इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार ये बताया जाता है दो थर्मल कंडक्टिविटी के है अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा, या फिर आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोले, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये चीज समझेंगे, मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि K अपान सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब हम इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, टेम्परेचर हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या बचा हमारा, एक तो हम ये बता सकते हैं, ये तो बता सकते हैं K अपान सिग्मा T इक्वल टू कोई कांस्टेंट बच गया। ठीक, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। ऐसे सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड ना हो, मतलब इनकम्प्लीट हो, वो हमारे कंडक्टर्स कहलाएंगे। एंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके पास हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। इन स्टेडी स्टेट में ये ओम्स के नियम को भी पालन करते हैं, जो कि करंट डेंसिटी बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पर सिग्मा हमने कोई कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तीसरा बताया कंडक्टर्स है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटती जाती है, ये सिर्फ इसमें होता है। एंड कंडक्टर्स ओबे विडमैन फ्रेंज लॉ, ये विडमैन फ्रेंज लॉ को भी फॉलो ओबे करता है, इसका पालन करता है। इसके अनुसार बताया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी के एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये बताता है हमारा विडमैन फ्रेंज लॉ, इसको भी पालन करता है जितने भी कंडक्टर्स होते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें, कंडक्टर्स के जितने भी एग्जाम्पल है अगर हम यहाँ पर लिख लें, फॉर एग्जाम्पल के लिए जितने भी कंडक्टर्स, जैसे आप Fe लिख लो, Ag, आप और लिखना चाहो जैसे Au एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं आप लोग लिख सकते हो। ठीक, सो नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन करें। हम चलते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम इंसुलेटर बारे में पढ़ लेंगे। इंसुलेटर छोटा सा टॉपिक है, फिर हम सेमीकंडक्टर बारे में एक्सप्लेन से पढ़ने वालेंगे। सो फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे, हम चलते हैं इंसुलेटर की तरफ। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम देख लेते हैं इंसुलेटर के बारे में। लेकिन इसको देखने से पहले सब लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो किसको किसको समझ में आ रहा है। पिछली जितनी भी चीजें बताई गई सबको समझ में आया, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। सबको समझ में आ गया ना, कंफर्म होता है, यस और नो?
समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं इंसुलेटर की तरफ। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एंड कंडक्टिविटी बहुत कम होती है ना। दोज सब्सटेंस, ऐसे लिख सकते हैं, दोज सब्सटेंस which have more resistivity and very low conductivity, लगभग शून्य के बराबर, वेरी लो कंडक्टिविटी, इसलिए वेरी लो एंड वेरी हाई कहा गया। विच हैव मोर रेजिस्टिविटी, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, एंड वेरी लो मतलब बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बताना चाहें, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ले लीजिए प्लास्टिक, इसमें क्या कंडक्टिविटी होती है? बहुत बहुत बहुत, लगभग नगण्य के बराबर कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है इसकी। प्लास्टिक हो गया, एंड वुड हो गया, और ग्लास और क्वार्ट्ज, और बता सकते हैं जैसे और भी बताना चाहें तो पेपर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत बता सकते हो। ये सब क्या है? हमारे इंसुलेटर है, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, सिंपल सी बात है। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया, क्लियर है? तो लिख सकते हैं यहां पर कि इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत हाई बॉन्डेड होते हैं, मतलब हाई फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं। दे आर टाइटली बॉन्डेड। तो लिखेंगे इन इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड with their nucleus, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जब वो टाइटली बॉन्डेड होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। सो देयर आर very low probability to produce free electrons। तो ये इंसुलेटर होंगे, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी। एंड जब वो बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रॉन से ही हमारे क्या कहलाते हैं? एक प्रकार से चार्ज कैरियर होते हैं। जब वो चार्ज को कैरिड नहीं कर पाएंगे तो वहां पर कंडक्टिविटी कहां से होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी आएगी कहां से? सो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और वहां पर कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वो इंसुलेटर कहलाते हैं। सो फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं इंसुलेटर के बारे में भी आप सबको समझ में आ होगा। आप चलते हैं हम सेमीकंडक्टर, जो कि एक्चुअल हीरो है हमारे इस टॉपिक का, सेमीकंडक्टर। इसके बारे में हम कंप्लीटली चर्चा करने वाले। ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, इसकी प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती, इसकी प्रॉपर्टी बहुत नगण्य के बराबर होती है और पूछी भी नहीं जाती, ना तो कहीं मेंशन की जाती है। सो आप टेंशन मत लेने का। आप चलिए देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होता है? इट इज मॉडरेट, मतलब कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है कंडक्टर की एंड कंडक्टिविटी सबसे कम होती है इंसुलेटर की। तो ये मॉडरेट है, मतलब बीच में आता है, न इसकी ज्यादा होती है न इसकी बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा इंसुलेटर की होती है, सबसे कम कंडक्टर की होती है, इसकी मॉडरेट होती है, मतलब मॉडरेट बीचों बीच होता है, इसमें ना तो ज्यादा ना तो कम। तो चलिए इसमें लिख लेंगे दो सब्सटेंस which have
their conductivity is intermediate between insulator and conductor are called, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आती है वो हमारे सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इनका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है, बहुत अच्छा एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दोनों प्रकार के हम क्रिस्टल के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके, समझ में आया। मतलब अगर हम बात कर लें ऑर्डर ऑफ रजिस्टिविटी का ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है इंसुलेटर का सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर का, और सबसे कम होता है रजिस्टिविटी हमारा कंडक्टर्स का। फिर अगर हम यहीं पर देख लें, कोई एक हम एग्जाम्पल ले लें, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दिखाना चाहें तो जैसे मान लो आप रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर दिखा दो, कोई क्वार्ट्ज ले लो, मान लीजिए कोई क्वार्ट्ज ले लिए, तो रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, मान लीजिए आपने क्वार्ट्ज ले लिया, सबके लिए वैसे अलग अलग होती है, हमने क्वार्ट्ज ले लिया तो इसकी आती है 10⁻12 ओम मीटर। अब इसकी यूनिट कहां से आई पता है, क्योंकि हम जानते हैं रजिस्टिविटी आर की वैल्यू जो होती है रो या आर, आप यहां पर लिखो, जो रजिस्टिविटी है ये हमारी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होती है, आप जानते हैं फार्मूला होता है RA/L, तो आर को लिखते हैं ओम, ए क्या है हमारा, ए क्या है मीटर स्क्वायर अपन में एल मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आया क्या ओम मीटर, समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर हम जर्मेनियम की यहीं पर ले लें, मतलब जो कि हमारा सेमीकंडक्टर है, तो रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ले लें, जैसे कि हमारा जर्मेनियम हो गया, तो इसका होता है 0.6 ओम मीटर, देख पा रहे हो ना, इसकी ज्यादा है रजिस्टिविटी, इसकी कम है। यहीं पर हम कोई कंडक्टर ले लें तो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले, मान लो सिल्वर ले लिया हम, सिल्वर, तो 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, देख पा रहे हो ना, सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी है, इसकी, उसके बाद इसकी, फिर इसकी। अगर हम यहीं पर ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की बात करें, ये सब तो नॉर्मल चीज है ना, कंडक्टिविटी की ऑर्डर की बात करें तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सबसे कम, उसके बाद सेमीकंडक्टर की सबसे कम, सबसे ज्यादा होती है हमारी कंडक्टर की। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहां तक, यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना। सो नोट डाउन करेंगे, अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में कि आखिर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जैसे इसका पहला प्रॉपर्टी देख लेंगे, सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके पास निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहां पर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है,
और हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती थी उसमें, तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ करता था। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, अर्थात रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ये हमारा होता है सेमीकंडक्टर। दूसरी प्रॉपर्टी अगर इसकी बता दें, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आप इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आप कुछ इंप्योरिटी मिलाओगे। आप दो प्रकार के देखोगे, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा करके इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाते हो। आप एक्सट्रिंसिक में देखते हो कि इसमें कुछ इंप्योरिटी मिला के इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाते हो, जो कि ज्यादा कारगर होती है। तो लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर is increases when some amount of impurity is added। यदि सम अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि आपको डिस्टिंक्शन भी निकालना है इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। बैंड थ्योरी के अनुसार बैंड थ्योरी इज वेरी सिंपल थ्योरी। आइए देखते हैं बैंड थ्योरी होती क्या है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है बैंड थ्योरी में। बैंड थ्योरी आप सॉलिड के लिए देती है, मतलब सॉलिड को ये दो प्रकार से डिवाइड कर देती है। सॉलिड को एक हमारा क्या होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। दूसरा हमारा होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो, अब वैलेंस बैंड क्या होता है एंड कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप समझो कि है क्या वैलेंस बैंड। उसके बाद डिफिनीशन तो आप खुद ब खुद निकाल पाओगे। आप पहले ये समझिए कि वैलेंस बैंड क्या है आखिर। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे देख लेते हैं हम फास्फोरस के लिए, एटॉमिक नंबर 15। ठीक, इसके लिए अगर हम देखें क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। बोल हुए कि नहीं, कैसे? 2 2 4 6 4 10 5 15 एंड 3D में क्या हो जाएंगे 0। ठीक, यही तो होंगे। समझ में आ सबको ना। अब देखो हम बात करेंगे यहां पर वैलेंस सेल की, वैलेंस सेल की। और इससे पहले हमसे नहीं मतलब आएंगे तो, बट जितने भी एनर्जी लेवल खींचेंगे हम वैलेंस सेल की ही खींचेंगे। हमारा वैलेंस सेल हुआ, वैलेंस सेल। ठीक, वैलेंस सेल में देख पा रहे हैं जिसमें 3s में भी है एंड 3p में भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं 3s में 3p में भी, बट 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम क्या करेंगे, देख पा रहे हैं 3s में s का हमारा टोटली भरा हुआ है, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो सबसे नीचे हमारा ये हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा 3p आएगा जिसके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होगा, ये हमारा 3s हुआ एंड ये हमारा 3p हुआ। एंड 3d क्या है, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो वो ऊपर हो जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उनका एनर्जी लेवल ऊपर होगा, तो इनका एनर्जी लेवल कुछ ऊपर रहता है। ठीक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों हमारा जो फॉर्मेशन करते हैं दैट इज ए वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। एंड ये जो हमारा 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो हमारा बैंड का फॉर्मेशन करेगा दैट इज ए कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो एनी इलेक्ट्रॉन। तो बताएंगे वैलेंस बैंड में द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फील्ड दे फॉर्म वैलेंस बॉन्ड। और जो इनके बीच का गैप होता है, ये बीच का गैप दैट इज ए फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। कहीं कहीं से सिर्फ फॉरबिडन गैप बोलते हैं, कहीं कहीं सिर्फ एनर्जी गैप बोलते हैं, बट एक्चुअली इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एनर्जी को कैपिटल E एंड
गैप ईजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन दिनों के बीच का है। मतलब अगर हम सिंपली आपको समझाने की कोशिश करें कि एक हमारा कंडक्शन बैंड है, दूसरा हमारा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, एंड ये हमारा कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो गैप आया है ये हमारा एनर्जी गैप कहलाएगा। ठीक, समझ में आया ना, क्लियर हुआ। अब अगर हम बात कर लें कि वैलेंस बैंड किसे कहते हैं, तो वैलेंस बैंड लिख लेंगे कि वैलेंस बैंड किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड का निर्माण करते हैं। ऐसे ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स फील्ड नहीं होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड नहीं होते हैं, वो हमारे कंडक्शन बैंड का निर्माण करते हैं, और उनके बीच का जो गैप आता है वो एनर्जी गैप होता है। समझ में आया सबको ना, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया ना। मतलब अगर अब बात की जाए फॉरबिडन गैप की, फॉरबिडन गैप किसे कहते हैं, दैट एनर्जी गैप, या फिर बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, या द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड क्या होता है, ऐसे बैंड जो कि जिस ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन्स है, जिस बैंड का निर्माण करता है वो वैलेंस बैंड होता है, एंड जिस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो जिस बैंड का निर्माण करता है वो हमारा कंडक्शन बैंड होता है। सो अब हम चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या क्या अंतर होते हैं वो हम देख लेंगे। सो इतना नोट कर लेंगे, बैंड थ्योरी में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया बैंड थ्योरी। चलिए अब हम देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बैंड थ्योरी के अनुसार इसका डिस्टिंक्शन देख लेते हैं कि बैंड थ्योरी किस प्रकार से इसका डिस्टिंक्ट कर पाई थी, किस प्रकार बैंड थ्योरी बता पाए कि हाँ ये कंडक्टर है, हाँ ये इंसुलेटर है, एंड ये सेमीकंडक्टर है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम इनका डिस्टिंक्शन करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बैंड थ्योरी के अनुसार किस प्रकार इनका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अगर कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर कब होगा, यदि जो हमारा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तब वो हमारा क्या होगा, इंसुलेटर। ये हमारा क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर चेंज करना है तो 5 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो आप इसको चेंज करेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर में कब होगा, सेमीकंडक्टर में कब होगा, जब कंडक्शन बैंड हम सी बी लिख देते हैं एंड वैलेंस बैंड वी बी लिख देते हैं, इनके बीच का एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो या 1 से लेकर 2 के बीच तक हो। 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.2 या 2, 2.1 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो 1 से 2 के बीच में लगभग 3 से कम होने चाहिए। अगर 3 से कम है तो वो हमारा सेमीकंडक्टर में होगा। कंडक्टर में कब होगा, कंडक्टर में जब हमारा कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए, कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए वैलेंस बैंड से।
मतलब यहां पर एनर्जी गैप जीरो हो, कोई भी एनर्जी गैप ना हो, तब वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। मतलब एनर्जी गैप यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप एनर्जी गैप कहलाता है। एनर्जी गैप यदि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा या बराबर हो वो हमारा इंसुलेटर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा हो वो हमारा सेमीकंडक्टर होगा। कंडक्टर की बात करें तो उसमें जीरो हो, मतलब दोनों ओवरलैप कर जाए। सो फटाफट से नोट डाउन करेंगे और भी हम डिस्टिंक्शन देख लेते हैं इनमें अंतर क्या होता है। सो चलिए इसमें डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। पहला डिस्टिंक्शन मान लीजिए पैरामीटर कंपैरिजन, हम कभी किससे किससे कंपैरिजन करेंगे उसका पैरामीटर्स इसमें लिखेंगे। ये कंडक्टर का कॉलम है, ये सेमीकंडक्टर एंड ये इंसुलेटर का। चलिए देखते हैं। मान लो अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी कंडक्टर में कंडक्टिविटी वेरी हाई, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होती है, मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, मॉडरेट होती है। इंसुलेटर में वेरी लो, इसमें बहुत कम होती है। ठीक, समझ में आ, सबको क्लियर होता है। ठीक, अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरी हमारी आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कंडक्टर में वेरी लो, बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर में मॉडरेट मतलब बराबर होती है। मतलब एक प्रकार से अगर कहें मॉडरेट मतलब ना तो ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है ना तो कम रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टर की अपेक्षा रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एंड इंसुलेटर की अपेक्षा रेजिस्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी बात करें इंसुलेटर की अपेक्षा ज्यादा होती है एंड कंडक्टर की अपेक्षा कम होती है, मॉडरेट होती है, इसलिए कहा गया। तो इंसुलेटर में क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, तभी तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक, समझ में आ रहा है। अगले की बात करें हम तो फॉरबिडन गैप की अगर बात कर ले, तीसरा फॉरबिडन गैप जो भी हमने दिखाया, या एनर्जी गैप लिख ले, एनर्जी गैप लिखा जाता मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, एनर्जी गैप इजी की बात करें तो कंडक्टर में क्या आया था, जीरो, एनर्जी गैप जीरो था। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो था वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इंसुलेटर में था वो एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ, क्लियर होता है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी हो सकते हैं। ठीक, अगर हम फोर्थ टॉपिक के बारे में चर्चा करें, जैसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बात कर ले। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता था, हमने देखा कंडक्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। क्यों, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो कंडक्टिविटी घट रही थी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, निगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, कोएफिशिएंट निगेटिव। समझ में आया ना, क्लियर, मजा आ रहा है सबको, डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं। चैट सेक्शन का सब लोग उपयोग करते रहो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, 100%। चलो पांचवें की बात कर लें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट डालता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस का या कंडक्टेंस का है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मान लो रेजिस्टेंस ही, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट डालता है। अगर हम कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी इसमें कम होती है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आप यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी जो रेजिस्टिविटी आती है वो लो हो जाती है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी बढ़ती है। एंड सेम कंडीशन इंसुलेटर में भी होता है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें भी रेजिस्टिविटी घटती है, ये चीज चेंज होता है, ये चीज समझना हमेशा।
अगले टॉपिक की बात करें, छठे टॉपिक है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कंडक्शन चालन, मतलब एक प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन थर्मल या इलेक्ट्रिकल कैरियर्स बोल सकते हैं हम। मतलब कंडक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट फॉर कंडक्शन। तो कंडक्टर में तो बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड कर सकते हैं या फिर वेरी हाई कर सकते हैं। मतलब इसमें कंडक्टर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, या वेरी लार्ज बोल सकते हैं, वेरी लार्ज, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेमी कंडक्टर में क्या होते हैं, कम होते हैं बट कम होते हैं। पुअर इंसुलेटर में नॉट अवेलेबल, इसमें होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। समझ पा रहे हैं? या फिर इसे मॉडरेट लिख सकते हैं, मॉडरेट। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, मॉडरेट, बहुत ज्यादा भी नहीं होते बहुत कम भी नहीं होते, मॉडरेट। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इंसुलेटर में कंडक्शन के लिए, बहुत कम, वेरी लो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एंड टाइटली बॉन्डेड होते हैं। उम्मीद करते हैं छठवां भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सातवें की। सेवंथ टॉपिक क्या है हमारा, कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी कंडक्टर की वेरी गुड, बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मेटल से या एलॉय से एट ए रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। जैसे आप लोहा रखे हो ना, एट ए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली मूव करने लगते हैं। ऐसे कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर जो होता है कंडक्टर की वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। सेमीकंडक्टर का मॉडरेट होता है, मॉडरेट, मॉडरेट बहुत अच्छा नहीं होता। और इसका क्या होता है इंसुलेटर का, पुअर, बहुत खराब होता है, बहुत खराब। मतलब टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी बहुत कमजोर होती है, बहुत नगण्य के बराबर होती है, पुअर। ठीक, समझ में आया? अगर हम सातवें में बात करें इनकी एग्जांपल्स की, जरूरी नहीं है कि आपको अगर पूछ लिया जाए डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, सभी को लिखना है। आप कम से कम 5 तो इसमें याद ही कर सकते हो, हमने 9 बता दिए। एक तो हमारा सबसे पहला वाला था, फिर बाद में ये 7-8 टॉपिक हो गए। एग्जाम्पल वैसे भी सिंपल है, ये सबको याद होगा, सबको ये याद होगा। हम, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि सब बच्चों को इसको आता होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। एग्जाम्पल की बात करें, कंडक्टर में आप लिख लो लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये हो गया। सेमीकंडक्टर में सबसे अच्छे होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन। इंसुलेटर में आप जैसे लिख लो, इंसुलेटर में क्या हो गया, ग्लास, क्वार्ट्ज, पेपर एक्सेट्रा। ठीक, इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, जल्द आप लोग नोट डाउन करें, नोट डाउन करिए। समझ में आता है सबको? नोट डाउन कर लिए ना, क्लियर? सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज सो इंटरेस्टिंग। मतलब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो हम सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।